वो जंगली बड़ी उम्मीद से मीनार की तरफ देख रहा था। उसे यकीन था कि उसकी इस चाल ने उसे रास्ता दे दिया है। लेकिन इससे पहले कि उसका प्लान कामयाब होता, कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। उस जादुई गेंद के पास एक साया उभरा। यान की खास टीम के एक जांबाज नाइट का लबादा हवा में लहरा रहा था। वो शख्स वहां पूरी तैयारी के साथ आया था और उसके इरादे साफ थे, दुश्मन को यहीं रोकना। आखिरी पलों में भी विलाई उस निडर योद्धा को उकसाने और चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था। वो बस चाहता था कि उसे गुस्सा आए या वो कोई गलती करे ताकि उसे भागने या मारने का मौका मिल सके। वो लड़का फिर से उस जंगली के सामने खड़ा हो गया। विलाई ने चिल्लाकर यान को रास्ता छोड़ने को कहा। यान ने बिना कुछ बोले अपनी तलवार एलन घुमाई और विलाई के जादुई गोले को बीच से काट दिया। जहां जादू कटा था, वहां हवा में गहरी लाल रोशनी फैल गई, जैसे हवा का कोई स्खम भर रहा हो। वो रोशनी इकट्ठा होने लगी और एक गोल शक्ल लेने लगी, मानो अंधेरे में कोई दिल धड़क रहा हो। एक लाल सूरज जैसी चीज सामने आ गई, एकदम डरावनी और अजीब। उससे हर तरफ रोशनी की धारें निकल रही थीं। उसका एहसास बहुत भारी था, जैसे खून से सना हुआ कोई छोटा ग्रहण हो जो सब कुछ जला देने की धमकी दे रहा हो। और उसी पल जब वो उस जंगली का सामना कर रहा था, यान को अपनी थकान का एहसास हुआ। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी, तलवार भारी लगने लगी और नई ताकत का इस्तेमाल करने की थकान उसके शरीर पर भारी पड़ने लगी। वो सिर्फ अपनी नई तलवार और जादू को काबू करने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि वो लड़ाई के दौरान लोरेना की हिफाजत भी कर रहा था। अब सच सामने था, यान के पास कोई जादू नहीं बचा था और खड़े होने की हिम्मत भी खत्म हो चुकी थी। उस बहादुर योद्धा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उसका शरीर जवाब दे रहा था और दिमाग सुन्न होने लगा था। आखिरकार अब वक्त आ गया था कि वो थोड़ा आराम करे, चाहे वो चाहता हो या नहीं। ड्यूक बेओवुल्फ के किले पर सफेद बर्फ गिरने लगी, जिससे वहां एक अजीब सी शांति छा गई। किले की दीवारों पर बर्फ की एक पतली चादर जम गई थी जो चमक रही थी, मानो किले ने एक भयानक रात के बाद बर्फ का ताज पहन लिया हो। यान ने शाही नाइट्स की तरफ देखा, वो लोग जो पूरी वफादारी से किले की रक्षा कर रहे थे। उनके कवच पर जंग और लड़ाई के निशान थे, उनकी सांसें फूल रही थीं, लेकिन फिर भी वो झुकने को तैयार नहीं थे। भारी कवच वाले योद्धाओं का कमांडर विलियम भी वहीं था, दुश्मनों के खून से लथपथ। वो बड़ी मजबूती से लड़ता रहा, उसका हर वार ये बता रहा था कि बेओवुल्फ की जमीन इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। यान ने चेरिल के साथ ड्वाइट को भी देखा, वही लोग जिन्हें अब कमान संभालनी थी। उन्हें देखकर उसे थोड़ी राहत मिली, जैसे उसके कंधों का बोझ अब उन हाथों में जाने वाला हो जो अभी भी लड़ने के काबिल थे। आखिरकार यान ने खुद को शांत किया। उसने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी नींद में सो गया। उसे लगा जैसे कोई दूर से उसे पुकार रहा है, लेकिन इतनी थकान में वो आवाज उस तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। वो आवाज तेज और भारी होती गई। यान ने अपनी आंखें खोलीं और उस तरफ देखा जहां से आवाज आ रही थी। वो पलकें झपकाते हुए ऐसे उठा जैसे कोई अधूरा सपना देख रहा हो। उसने ऊपर देखा, एक हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा था, इतना करीब कि वो उसे पकड़ सके। वो आवाज उसे जगाने की कोशिश कर रही थी, किसी को उसकी सख्त जरूरत थी। वो लोरेना बेओवुल्फ थी, जो अपने साथी को जोर से पुकार रही थी। उसने उसे हाथ थामने को कहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी जिद थी, मानो वो उसे कोमलता से नहीं बल्कि उसकी जिम्मेदारी याद दिलाकर वापस खींच रही हो। अपनी टीम की उस लड़की को देखते हुए यान को थोड़ा बुरा लगा। उसे समझ आ गया कि अभी आराम मुमकिन नहीं है। जीत की कीमत बहुत बड़ी थी,
और जंग उसे अभी भी अपने पास बुला रही थी। उसने लोरेना का हाथ पकड़ लिया और उसके सहारे खड़ा हुआ। तभी उसके मन में एक ख्याल आया, ये इतना बुरा भी नहीं है। भले ही वो थक कर चूर था, पर वो अभी भी वहां था और किसी ऐसे के साथ खड़ा था जो हार मानने को तैयार नहीं थी। जंगली कबीलों के हमले की खबर पूरे साम्राज्य में बिजली की तरह फैल गई। सीमा से लेकर दरबारों तक अफवाहें अब डर में बदल चुकी थीं, क्योंकि सबको पता चल गया था कि उत्तर अब आग की लपटों में है। दूर किसी शांत कमरे में नीले पर्दों वाली एक बड़ी खिड़की के बाहर अंधेरा छाया हुआ था। वो जगह जंग से दूर थी, पर वहां एक अजीब सा सन्नाटा था, मानो बाहर की दुनिया हर पल बदल रही हो। ट्रेनिंग सेंटर के चीफ इंस्ट्रक्टर डेमियन के कंधे पर एक काला कौआ बैठा था। डेमियन आंखें बंद किए कुछ सोच रहे थे, और वो पक्षी एकदम शांत था, मानो वो भी आने वाले वक्त का इशारा समझ रहा हो। तभी अगले ही पल इंस्ट्रक्टर ने अपनी आंखें खोलीं और हमेशा की तरह मुस्कुराए, एक ठंडी और समझदारी भरी मुस्कान। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने बिखरे हुए धागों को जोड़कर वो पैटर्न समझ लिया है जिसका वो इंतजार कर रहे थे। उनके सामने डेस्क पर सबसे ऊपर एक कागज पड़ा था, जिस पर रिक्रूट जेक की फोटो और उसकी जानकारी थी। डेमियन उसे बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे, मानो उत्तर की इस जंग ने उस एक नाम को नजरअंदाज करना नामुमकिन कर दिया हो। क्राउन प्रिंस लियोन उस कागज को जरूरत से ज्यादा देर तक देखते रहे, जैसे उन लफ्जों में कोई छिपा हुआ खतरनाक वादा हो। उसे पढ़कर वो यान को समझ पा रहे थे, सिर्फ एक नाम की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह जिसे मुश्किलों, पक्के इरादों और एक अलग तरह की वफादारी ने गढ़ा था। और फिर बड़े ही खामोश अंदाज में एक नए दौर की शुरुआत हुई। इतिहास अचानक से नहीं बदला, बल्कि एक एक करके लिए गए फैसलों से धीरे धीरे करवट लेने लगा। ऊपर नीला आसमान एकदम साफ और बेफिक्र सा फैला हुआ था, और बर्फ के फाहे किसी खामोश दुआ की तरह धीरे धीरे नीचे गिर रहे थे। लोहे के बड़े दरवाजों के पार कब्रिस्तान इंतजार कर रहा था, सलीके से बना हुआ, गंभीर और ठंडा, जहां सर्दियों की शांति बस पत्थरों पर लिपटी हुई थी। ईंटों का एक साफ सुथरा रास्ता, जो बर्फ गिरने के बावजूद साफ किया गया था, कब्रिस्तान की गहराइयों की तरफ ले जा रहा था। वो रास्ता बाकी कब्रों से अलग एक अकेली कब्र पर जाकर खत्म होता था, जहां एक स्मारक और एक क्रॉस बना था। दिखने में तो सादा था, पर उसमें एक ऐसी गहराई थी जो वक्त के साथ और भी साफ होती जा रही थी। एक औरत ने उस ठंडे स्मारक पर अपना हाथ रखा और अपनी उंगलियां उस पर ऐसे फैला दी, जैसे पुरानी यादों से थोड़ी गर्माहट मांग रही हो। उसके ऊपर पत्थर का एक क्रॉस शान से खड़ा था, एक ऐसा निशान जो मानो मौत की कड़वाहट के बीच भी अमर होने की बात कह रहा हो। कब्र के पास बैठकर लोरेना बेओवुल्फ को ये एहसास भी नहीं हुआ कि ठंड उसके कपड़ों के अंदर तक पहुंच रही है। उसका दिमाग तो कहीं और ही था। वो गुजरे हुए सालों को एक एक करके याद कर रही थी और मन ही मन सोच रही थी, क्या कोई, चाहे वो जिंदा हो या गुजर चुका हो, इस बात के लिए उससे नाराज होगा कि वो इतने सालों तक दूर रही। दुख से भरी आंखों में आज भी एक उम्मीद थी। वो अपनी माँ की कब्र को ऐसे देख रही थी जैसे अगर वो थोड़ी देर और इंतजार करे तो वहां से कोई जवाब आएगा। वो बस ये जानना चाहती थी, उसे इस बात पर यकीन करना था कि उसकी माँ अब जहां भी है, सुकून में है। वो पहले इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि फर्ज ने उसे जकड़ रखा था। ट्रेनिंग की वजह से उसे दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी, पर दूर रहकर भी वो अपनी माँ को नहीं भूली थी। वो मन ही मन दुआ करती थी कि माँ ऊपर से अपनी बेटी का ख्याल रखे और उसकी वैसे हिफाजत करे जैसे कोई जिंदा इंसान नहीं कर सकता। दुनिया बहुत बड़ी थी और अपनी रियासत की सीमाओं से दूर लोरेना ने एक ऐसे आदमी के बारे में सुना था जिसकी ताकत उसके भाई जैसी थी। ये ख्याल ही किसी बिजली की तरह था, अजीब, नामुमकिन सा,
पर रोमांचक, क्योंकि ऐसी ताकत सिर्फ हैरान नहीं करती बल्कि किस्मत बदलने का दम रखती है। इसीलिए उस नेक दिल लड़की ने हार मानने से मना कर दिया। वो खुद को और भी तराशेगी, हर छोटी बड़ी खबर और सबूत इकट्ठा करेगी, जब तक कि वो अपने भाई को ढूंढ नहीं लेती, चाहे इसमें कितना भी वक्त लगे या उसे कितने भी बंद दरवाजे खटखटाने पड़े। उसके इरादों के पीछे एक और आग जल रही थी, जो कामयाबी से भी ज्यादा तेज थी, बदला। लोरेना उन कातिलों को ढूंढ निकालेगी जिन्होंने उसकी मां की जान ली, उनके हर झूठ का पर्दाफाश करेगी और उन्हें ऐसी सजा देगी कि उनकी रूह कांप जाए। काफी देर तक वो लड़की कुछ नहीं बोली, बस खामोश खड़ी रही। अपनी प्यारी मां की कब्र के सामने, जो सालों पहले चली गई थीं, पर आज भी उसकी हर धड़कन में जिंदा थीं, उसकी सांसें हवा में धुएं जैसी दिख रही थीं, जैसे कोई ऐसी बात जो वो कह नहीं पा रही थी। पर दुख उसे हमेशा के लिए रोक नहीं सकता था। अब लोरेना बेओवुल्फ के लिए वापस अपनी चुनी हुई राह पर लौटने का वक्त था। उसने अपनी मां को आखिरी बार विदा कहा और उस गमज़दा जगह से मुड़ गई, जहां पत्थरों पर ठंड जमी थी और जिंदा लोगों के मन में यादें। जब वो दोबारा अपने पिता से मिली तो लोरेना एकदम सीधी खड़ी थी और उसकी आवाज में गजब का काबू था, पर उसकी आंखों में अनगिनत लड़ाइयों की थकान साफ दिख रही थी। उसने ड्यूक बेओवुल्फ को बताया कि एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई है, एक ऐसी परेशानी जिसे नजरअंदाज करना अब मुमकिन नहीं था। जब वो जाने लगी तो बाकस बेओवुल्फ ने हाथ उठाकर उसे रोकना चाहा। उनकी आवाज में एक पिता की फिक्र साफ झलक रही थी। पर लोरेना अपनी रफ्तार कम किए बिना बोली कि उसे ट्रेन के लिए देर हो रही है, जैसे वक्त का बहाना बनाकर वो और बातें करने से बच रही हो। फिर उसके पिता ने लीना की हथेली पर एक छोटी सी नीली गेंद रख दी, जिससे ठंडी रोशनी निकल रही थी। उन्होंने बड़े संभलकर उसे वो चीज लेने को कहा, जैसे उस चीज में ताकत के साथ साथ कोई बड़ा खतरा भी छिपा हो। ड्यूक ने समझाया कि अगर उनकी बेटी इस बर्फ के टुकड़े को निगल लेगी तो उसके लिए स्नो सोल को जगाना और इस्तेमाल करना कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। ये सिर्फ एक तोहफा नहीं था, बल्कि उसे और भी माहिर बनाने का एक जरिया था। हुजूर, लीना ने बड़ी सादगी और साफ लहजे में मना करते हुए कहा, आपको नॉर्थ सी की गहराइयों से निकले इस कीमती पत्थर को मुझे देने की जरूरत नहीं है। उसने इस बात पर जोर दिया कि ये बर्फ का जादू करने वाले योद्धाओं के लिए सबसे बेहतरीन चीज मानी जाती है। ये बहुत कीमती है और इसे मुझ पर जाया करना ठीक नहीं होगा। ड्यूक बेओवुल्फ ने लीना के चेहरे को गौर से देखा और समझ गए कि उसके मन में कोई सवाल चल रहा है। वो उन्हें बस एकटक देख रही थी, बिल्कुल चुप और अडिग, जैसे वो कोई जवाब या कोई वादा चाहती हो। बाकस ने एक लंबी सांस ली, जैसे वो बिना कहे ही उसकी बात समझ गए हों। वो चाहती थी कि वो उस जंगली बच्चे की हिफाजत करें। उन्होंने एक शासक के अंदाज में समझौते की बात की और इशारा किया कि अगर वो कोई सौदा चाहती है तो शर्तें तय की जा सकती हैं। ये सुनकर लीना का गुस्सा साफ दिखने लगा। उसके चेहरे के हाव भाव कड़े हो गए, जिससे साफ था कि उसे उनकी ये बात पसंद नहीं आई, न उनकी दलील, न उनकी शर्तें, और न ही ये सोच कि हमदर्दी के लिए भी सौदेबाजी जरूरी है। जब पिता ने सुलह के लिए हाथ बढ़ाया तो लीना ने उसे झटक दिया। फिर भी उसने बड़े सधे हुए अंदाज में कहा कि उसे अब भी उम्मीद है कि वो अपना वादा निभाएंगे। ये इस बात का इशारा था कि भरोसा एक बार टूट जाए तो सिर्फ अच्छी बातों से नहीं जुड़ता। ड्यूक बेओवुल्फ ने अपनी बेटी को जाते हुए थोड़ी सख्ती से सलाह दी, जिसमें फिक्र छिपी थी। उन्होंने कहा कि वक्त बर्बाद करने के बजाय अपनी ताकत पर ध्यान दे, क्योंकि उसका जादू कमजोर पड़ रहा है। उन्होंने उसे बीच बीच में घर आने को भी कहा, जैसे उन्हें लग रहा हो कि घर आने से शायद उनके बीच की दूरियां कम हो जाएंगी। बिना पीछे मुड़े ही उस लड़की ने बहुत ही धीमी आवाज में जवाब दिया,
जैसे वो उन्हें और दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। उसने अपने पिता से कहा कि वो उन्हें अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर मानती है, उनके हुनर में भी और उनकी शख्सियत में भी। और जब ड्यूक इतने खतरनाक हद तक ताकतवर हो गए हैं, तो कोई जंगली उनकी रियासत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी बातों में भरोसा भी था और एक तरह का तंज भी। किले की दीवारें तो अब पहले से ज्यादा महफूज थीं, पर उसके अंदर का परिवार पहले ही बिखर चुका था। फिर वो उदास लड़की थोड़ा रुकी, जैसे कोई बहुत ही चुभने वाली बात कहने की हिम्मत जुटा रही हो। उसने अपने पिता से एक ऐसा सवाल पूछा जिसने उनके परिवार की सबसे दर्दनाक याद को ताज़ा कर दिया। अगर ड्यूक वाकई इतने ताकतवर थे जैसा कि सब कहते हैं, तो फिर वो लीना की मां को क्यों नहीं बचा पाए? ये सवाल किसी हथौड़े की तरह लगा, जो एक ऐसे जख्म को कुरेद रहा था जो कभी भरा ही नहीं। बाकस के पास इतनी बड़ी ताकत थी, फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया और उनका बेटा भी रियासत छोड़कर चला गया। इसलिए लीना उस जगह वापस नहीं जाना चाहती थी, जहां अब वो लोग ही नहीं थे, जहां हर कोना उसे पुराने भूतों की याद दिलाता था और ये एहसास कराता था कि ताकत भी सब कुछ नहीं बचा सकती। वो लड़की अब खानदानी कब्रिस्तान से काफी दूर निकल गई थी। पर ड्यूक बेओवुल्फ काफी देर तक वहीं खड़े रहे और उसे जाते हुए देखते रहे, जैसे उसे बस देखते रहने से वो उसे थोड़ा और करीब रख पाएंगे। उस बूढ़े आदमी के लिए वो खामोशी बहुत भारी थी और ठंड भी कुछ ज्यादा ही लग रही थी। वो अपनी पत्नी हेलेना की कब्र की तरफ मुड़े और मन ही मन उनसे सलाह मांगी कि अब क्या करें, पर उन्हें पता था कि वो हेलेना जैसी समझदारी और साफ सोच से अभी बहुत दूर हैं। ड्यूक बाकस को अच्छी तरह पता था कि उनकी बेटी आज भी अपने भाई के साथ जो हुआ, उसके लिए उनसे नफरत करती है। ये ख्याल उनके सीने में किसी पत्थर की तरह बैठा था, क्योंकि कोई भी ताकत किसी का दिल नहीं बदल सकती। उसे सच बता दो, उन्होंने सोचा, हालांकि उन्हें ये नहीं पता था कि सच से कुछ ठीक होगा या दूरियां और बढ़ जाएंगी। फिर भी उन्हें वो दिन बिल्कुल साफ याद था जब क्रांतिकारियों ने उनके किले पर हमला किया था और सब कुछ तहस-नहस हो गया था। हमलावरों ने कमरों में जमकर लूटपाट की थी और पुरानी निशानियों को ऐसे तोड़ा जैसे वो दुनिया को साफ कर रहे हों। उन्होंने वहां रहने वालों को बेरहमी से पीटा और हर तरफ खून ही खून बिखरा था, जो उनकी जीत की गवाही दे रहा था। उनके बीच वो आदमी खड़ा था जो इस क्रांति का नेता था और जिसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था। और वहीं जमीन पर घुटनों के बल वो शख्स बैठा था जिसने लीना के भाई को उनके परिवार से छीना था। अब वो एकदम बेबस और कांपता हुआ सा लग रहा था। ड्यूक बाकस उसे बड़े गुस्से से देख रहे थे, जैसे उनके गुस्से की आग उस अफरातफरी के बीच भी हवा को गर्म कर देगी। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि वो नफरत थी जो अपनों के धोखे से पैदा होती है। ड्यूक बेओवुल्फ पर चिल्लाए और उसकी गलतियां सबको गिनाईं। उस लड़के ने अपनी नजरें उठाईं, उसकी आंखों में शर्म थी या विद्रोह पता नहीं, पर उसने अपने पिता को पुकारा, जैसे एक लफ्ज से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कभी साफ नहीं हो पाया कि लीना ने कभी इस सच को माना कि उसका भाई भी इन सब में शामिल था। ड्यूक ने उसे मारा नहीं, बल्कि रियासत से बाहर निकाल दिया। आज भी बाकस को नहीं पता कि उन्होंने सही किया या बस एक बड़ी मुसीबत को थोड़े वक्त के लिए टाल दिया। कब्रिस्तान में फिर से अकेले खड़े होकर वो इसके नतीजों के बारे में सोच रहे थे। वो सोच रहे थे कि अगर उनकी बेटी कभी अपने भाई से मिली तो क्या होगा, क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा या कोई और बड़ी तबाही आएगी जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। बेओवुल्फ के पीछे एक आदमी खड़ा था जो थोड़ा किनारे रहने की कोशिश कर रहा था, पर ड्यूक ने उसे देख ही लिया। बिना पूरी तरह मुड़े ही ड्यूक ने बड़ी शान से कहा कि वो देर से आया है, जैसे बिखरती हुई दुनिया में वक्त की पाबंदी ही अब इकलौता अनुशासन बचा हो। वो लड़का जो वहां आया था, थोड़ा हिचकिचाया।
उसे लगा कि ड्यूक गहरे ख्यालों में डूबे हुए हैं। उनकी नजरें कहीं दूर थीं और उनके कंधे जैसे किसी भारी बोझ से दबे हुए थे। जब वो लड़का रियासत के मालिक के करीब पहुंचा तो पता चला कि वो स्पेशल यूनिट का यान है। यान ने सुना था कि ड्यूक उसे ढूंढ रहे हैं, इसीलिए वो बिना किसी डर के वहां चला आया था। बाकस को इस होनहार लड़के की कामयाबियों के बारे में पहले ही बता दिया गया था। ड्यूक लोगों को उनकी काबिलियत के हिसाब से इनाम देते थे। उन्होंने कोई मामूली तोहफा देने के बजाय एक सीधा सवाल पूछा कि यान को असल में क्या चाहिए। किले के बाकी सभी रक्षकों को उनके इनाम मिल चुके थे, चाहे वो सोना हो, कोई पद हो या इज्जत। बस स्पेशल यूनिट का नाइट यान ही बचा था जो अपनी सेवा के बदले इनाम का इंतजार कर रहा था। ड्यूक ने पूछा, क्या उसे वही तलवार देकर खुश किया जा सकता है जो उसने चुराई थी और अपने कपड़ों में छिपा रखी थी। इस सवाल में इल्जाम भी था और थोड़ी दिलचस्पी भी, जैसे बाकस ये परखना चाह रहे हों कि यान को ताकत चाहिए या कुछ और। यान चुप रहा और एक सिपाही की तरह ड्यूक की बात पर गौर करने लगा। उसने बड़ी वफादारी से किले की रक्षा की थी, पर वो जवाब देने में कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा था। उसकी खामोशी बता रही थी कि वो कोई मामूली इनाम नहीं चाहता। जब यान ने कहा कि ये काफी नहीं है, तो ड्यूक को हैरानी हुई। यान ने बड़े ही साफ और सीधे शब्दों में कहा कि उसने लीना की जान कई बार बचाई है और उसका इनाम भी उसी हिसाब से होना चाहिए। ड्यूक को लगा कि यान उस तलवार एलन की असली कीमत और उसकी विरासत को नहीं समझता। पर यान का कहना था कि वो तलवार स्टोर में रखी बेकार हो रही है, न ड्यूक उसका इस्तेमाल करते हैं और न ही कोई और उसे चला सकता है। यान के लिए वो तलवार महज एक बेकार पड़ी चीज थी जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था। यान ने जोर देकर कहा कि वो तलवार लेकर तो ड्यूक का बोझ ही हल्का कर रहा है। उसने कहा कि वो ये सब बिना किसी लालच के कर रहा है, जैसे ये कोई बड़ा एहसान हो। बूढ़े ड्यूक को उसकी बातों पर पूरी तरह यकीन तो नहीं हुआ, पर वो यान की आंखों में एक अजीब सी जिद देख पा रहे थे। आखिरकार ड्यूक हंस पड़े। ऐसी जगह पर ये हंसी कम ही सुनाई देती थी। उन्हें यान की ये बेबाकी पसंद आई। उनकी हंसी में कोई कड़वाहट नहीं थी, बल्कि एक तरह की सराहना थी। उन्होंने यान की इस जिद को एक अच्छी शुरुआत माना। बाकस उसे पैसे या जेवर भी देने को तैयार थे, पर उनकी एक शर्त थी, एक ऐसी कीमत जो तलवार के लिए नहीं बल्कि उस भरोसे के लिए थी जो वो यान पर कर रहे थे। वो उत्तर पर तो पूरी मजबूती से राज करते थे, पर बीच के इलाकों सेंट्रल रीजन में उनकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं थी, जहां राजनीति और छिपे हुए खेल चलते थे। वहां के नियम अलग थे, इसलिए वो यान से जो भी मांगने वाले थे उसके लिए उसे उत्तर की सुरक्षा छोड़कर उस इलाके में जाना था जहां ड्यूक के नाम की ज्यादा अहमियत नहीं थी। उस पल से नाइट को लीना की रखवाली ऐसे करने को कहा गया जैसे उसकी जान सबसे कीमती चीज हो। बाकस बेओल्फ की आवाज में एक बड़े अफसर का रौब और एक पिता का डर दोनों साफ झलक रहे थे। उसने उस लड़के से उसकी जान की कसम खिलाई और लीना की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उस पर डाल दी। कोई बहाना नहीं चलेगा और पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं। यान ये सुनकर एकदम भड़क गया और साफ कर दिया कि उसका उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं है। ड्यूक को गुस्सा तो आया, पर उसने चिल्लाकर कहा कि उसका वो मतलब नहीं था। वो उस लड़के से इतनी बड़ी बात ऐसे सीधे सीधे नहीं मांग सकता था। पर वो बाकस ही था जिसने पहले कसम और जिम्मेदारी की बात छेड़ी थी, जैसे यान की गर्दन पर तलवार रख दी हो। उसका असली मतलब बस इतना था कि जब तक वो बाहर है तब तक यान उस लड़की का ख्याल रखे, एकदम सख्त पहरा, जब तक वो पूरी तरह खतरे से बाहर न हो जाए। फिर भी बात घूम फिरकर वहीं आ रही थी। यान के पास मना करने का मौका नहीं था और न ही वो लीना के भविष्य को कोई सौदा समझ सकता था।
भले ही ड्यूक शादी की बात से इनकार कर रहा हो। ड्यूक कभी यान और लीना की शादी की बात छेड़ता और फिर खुद ही अपनी बात से पलट जाता, यहाँ तक कि बात गलत समझने पर उसे बदतमीज तक कह देता। पर उनकी इस बहस के बीच किस्मत कहाँ रुकने वाली थी। सीन बदला और कहानी कब्रिस्तान की उस भारी खामोशी से निकलकर सफर की आपाधापी की तरफ मुड़ गई। बेओल्फ डची के बीचों बीच स्टेशन पर एक ट्रेन खड़ी थी, जैसे कोई लोहे का जानवर जंजीरों में बंधा हो। लालटेन की रोशनी पॉलिश किए हुए डिब्बों पर चमक रही थी और प्लेटफॉर्म पर हलचल मची थी। बूटों की आवाज, धीरे धीरे दिए जा रहे ऑर्डर और उन लोगों की बेताबी जो जल्द से जल्द इस मुसीबत से दूर निकल जाना चाहते थे। यान वहां पहुंचा और देर होने के लिए माफी मांगी। वो चिढ़ा हुआ था और बताया कि उसे रास्ते में एक गुस्सैल बुढ़ा मिल गया था जो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। लीना डिब्बों के पास ही खड़ी थी। उसने कहा कि ट्रेन अभी नहीं छूटी है, पर उसकी आंखों में जल्दी निकलने की फिक्र साफ दिख रही थी। वहीं क्रूएल ड्वाइट बस ट्रेन में बैठने के लिए तैयार बैठा था। उसे उस जगह से जितनी जल्दी हो सके दूर जाना था। क्रूएल ड्वाइट ऐसे बातें कर रहा था जैसे वो कोई बड़ी जंग जीतकर घर लौट रहे हों। आखिर उन्होंने शाही सलाहकार को बचाया था और विलाई को हराया था, ये कोई छोटी बात नहीं थी। उसने बड़े भरोसे के साथ कहा कि अब उन्हें इनाम मिलेगा, जैसे उसे पक्का पता हो कि अब बस चांदी ही चांदी होने वाली है। फिर भी उसके लिए शेरिल की कोई खास अहमियत नहीं थी। उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। पर लीना ने सबको संभाला और शांति से कहा कि सबने बहुत मेहनत की है और सबसे बड़ी बात ये कि किसी की जान नहीं गई। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि स्पेशल फोर्स के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ था कि बिना खून बहाए जीत मिली हो। लीना को जितना लगा था वहां उससे कहीं ज्यादा शांति थी, इतनी शांति की शक होने लगे। न कोई शोर, न कोई अलार्म, न भगदड़, बस स्टेशन का अपना रोज का काम चल रहा था। एक पल के लिए लगा जैसे सारी मुसीबतें बेओल्फ के पुराने किले में ही पीछे छूट गई हैं। स्टेशन पर जोर से अनाउंसमेंट हुई कि एवलॉन जाने वाली ट्रेन आ गई है। तुरंत स्पेशल यूनिट के लोग डिब्बों की तरफ भागे। सब कुछ फटाफट हो रहा था। पेपर चेक किए गए, सामान संभाला गया, क्योंकि जब दुश्मन बहुत सारे हों तो एक मामूली सफर में भी खतरा हो सकता है। उत्तर का ये दौरा यान की उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा रहा। उसे न सिर्फ शाही सलाहकार से न्योता मिला, जिससे बड़े लोगों तक उसकी पहुंच बन गई, बल्कि उसे एलॉन की तलवार भी मिल गई। ये तलवार उसे इनाम से ज्यादा अपनी किस्मत जैसा लग रही थी। गी की किस्मत भी चमक गई थी। उसे ड्यूक बेओल्फ से खूब सारा सोना और कीमती सामान मिला था, जिससे किसी की भी जिंदगी रातों रात बदल जाए। जैसे ही वो घर के लिए निकला, हवा में काले पंखों के फड़फड़ाने की आवाज आई। कोई उसे देख रहा था, कोई ऊपर मंडरा रहा था। एक कौआ जोर से चिल्लाया, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो, और फिर बड़े अजीब तरीके से यान के कंधे पर आकर बैठ गया। ये वक्त कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ऐसा लगा जैसे स्टेशन की उस भीड़ में भी अचानक अंधेरा छा गया हो। उस पक्षी की आंखें किसी अंगारे की तरह चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी शैतानी ताकत ने उस कौवे का रूप धर लिया हो। वो एक मामूली कौआ कम और किसी दूसरी दुनिया का संदेशवाहक ज्यादा लग रहा था। यान ने उस अनचाहे मेहमान को बड़े ध्यान से देखा, पर उसने अपने चेहरे पर डर आने नहीं दिया। उसने लीना से रुकने को कहा, जबकि वो ट्रेन में चढ़ने ही वाली थी। उसकी आवाज में एक घबराहट थी, जैसे उसे डर हो कि अगर उसने इस इशारे को नजरअंदाज किया तो कुछ बुरा हो सकता है। यान ने बहाना बनाया कि वो शायद कुछ भूल गया है और दूसरों को बिना उसके निकलने को कहा। शेरिल को ये सुनकर कोई हैरानी नहीं हुई। उसे तो अब यान की ऐसी अजीब बातों की आदत हो गई थी। पर क्रूएल ड्वाइट काफी उलझन में था।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब घर जाने का रास्ता साफ है तो कोई रुकना क्यों चाहेगा। कमांडर ने बड़े आराम से यान से कहा कि सोमा जाओ और मेरे लिए कुछ खाने पीने का सामान ले आओ। क्रूएल को ये देखकर और गुस्सा आ गया। उसने ताना मारते हुए कहा कि देखो कैसे ये अपने बॉस के पीछे पालतू कुत्ते की तरह दौड़ रहा है। एवलॉन जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और मुसाफिरों के बैठने का इंतजार कर रही थी। दरवाजों के खटकने और कंडक्टरों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। हवा में कोयले और ठंडे लोहे की महक घुली हुई थी। वहां मौजूद लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि जंग उनके कितने करीब से गुजर गई है। जल्द ही ट्रेन ने जोरदार सीटी मारी। स्टेशन के हर कोने में उसकी गूंज सुनाई दी। ये साफ इशारा था, आखिरी मौका है, जो अब भी हिचकिचा रहा है वो पीछे छूट जाएगा। एवलॉन जाने वाली ट्रेन के पहिए पहले तो धीरे से घूमे, फिर रफ्तार पकड़ने लगे। लोहे की पटरियों पर ट्रेन का चलना शुरू हुआ और पूरी गाड़ी एक झटके के साथ आगे की ओर बढ़ गई। यान ने ट्रेन को जाते हुए देखा और सुकून की सांस ली, जैसे उसके कंधों से कोई बोझ उतर गया हो। उसे लगा कि जिसका वो इंतजार कर रहा था वो वक्त आ गया है। उसे किसी जीत की खुशी नहीं थी, बस एक मौका मिला था कि अब वो चुपचाप अपना काम कर सके। उसके हाथ में एक छोटा सा नोट था जो कसकर पकड़ने की वजह से मुड़ गया था। अब उसे अपने असली मिशन पर निकलना था, एक ऐसा काम जो अंधेरे में रहकर करना था, जिसमें न कोई मेडल मिलना था और न ही कोई वाहवाही। किसे शक होगा कि ये कौआ कमांडर की परछाई है? पर यान को ये ऑर्डर कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर कोई बात इतने गुप्त तरीके से बताई जा रही है तो इसका मतलब था कि खतरा बहुत बड़ा है। यान अभी भी प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसने उस नोट को बड़े ध्यान से पढ़ा। जैसे जैसे वो एक एक लाइन पढ़ता गया, उसका चेहरा सख्त होता गया। उस नोट में लिखी बातें बहुत गहरी और डराने वाली थीं। यान ने उस मैसेज को हाथों में दबाया। पहले तो उसे लगा था कि शायद कमांडर ने फिर से किसी खाने पीने की चीज के लिए भेजा होगा, पर उस कागज को छूकर ही कुछ अजीब सा लग रहा था और कौवे की वो चमकती आंखें भी कुछ और ही इशारा कर रही थीं। शहर का एक सुनसान कोना, जहां लकड़ी के पुराने ड्रम रखे हुए थे। वहां सब कुछ इतना खाली और अजीब था जैसे कोई नाटक शुरू होने वाला हो। सन्नाटा इतना गहरा था कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर अपनी सांसें रोके खड़ा है। जमीन पर एक जादुई निशान उभरने लगा, जैसे कोई पुरानी शैतानी ताकत लौट रही हो। ये उस डीमन लिच का निशान था। हवा में अचानक ऐसी ठंडक घुल गई जो मौसम की तो बिल्कुल नहीं थी। जैसे ही वो निशान पूरा हुआ, उसके बीच से तेज रोशनी निकली, जैसे कोई दिल फिर से धड़कने लगा हो। उस रोशनी में जादूगरनी मोमोन को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि नामुमकिन मुमकिन हो गया था। वो मौत के मुंह से वापस लौट आई थी। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और खिलखिलाकर हंसने लगी। उसे जिंदा होने का एहसास बहुत अच्छा लग रहा था। हवा का छूना, अपनी रगों में दौड़ती ताकत। वो अपनी वापसी का जश्न ऐसे मना रही थी जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। यान को लगता था कि उसने सब कुछ अकेले किया है, बस अपनी हिम्मत और दम पर सच तो ये था कि अगर मोमोन साथ न होती तो वो अब तक जाने कितनी बार मर चुका होता। हर मुश्किल मोड़ पर उसी ने चुपके से उसकी मदद की थी। एक वक्त तो ऐसा भी आया था जब उस जादूगरनी ने यान के सामने एक जादुई ढाल बना दी थी, जिससे वो विलाई के वार से बच पाया। उस ढाल की वजह से ही यान का हमला इतना ताकतवर हो पाया कि वो दुश्मन को मात दे सका। अंत में वो बेचारी इतनी थक गई थी कि गहरी नींद में सो गई। पर अब वो फिर से ठीक हो गई है, उसकी सारी जादुई ताकत वापस आ गई है और अब वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रही है।
अब मोमोन पूरे जोश में थी और कह रही थी कि वो उस जंगली को मजा चखा देगी। उसे अपनी ताकत पर इतना भरोसा था कि उसे लग रहा था वो एक ही बार में उस राक्षस का काम तमाम कर देगी। यान ने मोमोन की तरफ बड़ी हैरानी से देखा। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या कह रही है। विलाई के साथ जंग तो कब की खत्म हो चुकी थी। यान को लगा जैसे वो किसी सपने से जागी है और उसे अभी की खबर ही नहीं है। स्पेशल टीम के लोग तो बेओल्फ से जा चुके थे और मोमोन पूरे दिन सोती रही थी। उसे खबर ही नहीं थी कि क्या कुछ बदल चुका है, इसलिए उसकी बातें हकीकत से मेल नहीं खा रही थीं। मोमोन चिढ़ गई और गिनाने लगी कि उसने यान के लिए क्या क्या किया है। उसने कहा कि यान को उसका एहसान मानना चाहिए। उसने ये भी बताया कि अब वो सोमा में हैं, जहां ठंड उतनी नहीं है। पर असल में वो बस चाहती थी कि यान उसे अहमियत दे। जादूगरनी को ये समझ नहीं आ रहा था कि यान वहां स्टेशन पर अकेला क्या कर रहा है। पर यान का ध्यान तो अपने काम पर था। मोमोन ने उसे रुकने के लिए कहा ताकि वो उसे फिर से किसी खतरे में जाने से रोक सके। जब मोमोन ने पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं तो यान को थोड़ा अजीब लगा। उसे ताज्जुब हुआ कि मोमोन को अब तक कुछ अंदाजा नहीं हुआ है। एक पल के लिए उसके चेहरे पर भी उलझन साफ दिखी। यान ने पक्का कर लिया था कि वो अब सोमा में ही काम करेगा। उसे वहां के तौर तरीके सीखने थे, खबरें जुटानी थीं और अपनी जगह बनानी थी, क्योंकि कभी कभी छिपकर रहना ही सबसे अच्छा रास्ता होता है। जब वे वहां घूम रहे थे, मोमोन ने उस ड्यूक के बारे में पूछा जो जंग के बीच में अचानक आ गया था। वो जानना चाहती थी कि आखिर वो आदमी कौन था और उसका इरादा क्या था। यान ने बताया कि विलाई वहां से भाग निकलने में कामयाब रहा, पर साथ ही यान को एलॉन के राजा की वो जादुई तलवार मिल गई थी जिसकी धाक पूरी दुनिया में थी। मोमोन ने फौरन अंदाजा लगा लिया कि उस तलवार ने यान को अपना मालिक मान लिया है। यान ने उसकी बात मानी और कहा कि वे दोनों अभी कमांडर के आदेश पर काम कर रहे हैं। वे भले ही खुद को आजाद समझें, पर डोर तो ऊपर से ही हिल रही थी। मोमोन हवा में तैरते हुए और भी उत्सुक हो गई। उसने पूछा कि आखिर कमांडर ने उन्हें क्या करने को कहा है। यान ने बड़े संभलकर अपनी बात कहनी शुरू की, जैसे उसे डर हो कि कोई सुन न ले। यान ने उस लाल आंखों वाले कौवे और कमांडर की चिट्ठी का जिक्र किया। उस कौवे को देखकर ही लग रहा था कि काम काफी खतरनाक और सीक्रेट है। कमांडर के नोट में लिखा था कि यान को सोमा में अपने बचपन के एक दोस्त से मिलना है। ये बात बड़ी अजीब और पर्सनल थी। ऐसा लग रहा था कि वो दोस्त कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि इस पूरे खेल का एक अहम हिस्सा है। मोमोन को बहुत हैरानी हुई क्योंकि उसे लगा था कि यान का कोई दोस्त नहीं होगा। यान की बात उसे चुभ गई और उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा। अपनी बातों से सबको चुप कराने वाली जादूगरनी खुद खामोश हो गई। उसी वक्त यान को एहसास हुआ कि बचपन के दोस्त के नाम पर सिर्फ एक ही इंसान हो सकता है। उसे सब कुछ एकदम साफ नजर आने लगा, जैसे पुरानी यादें ताजा हो गई हों। यान की आंखों के सामने एक पुराना मंजर आ गया। वो अपने गुरु डेमियन के ऑफिस में खड़ा था। उस कमरे में स्याही की महक और एक अजीब सा अनुशासन था, जहां कोई बहाना नहीं चलता था। उस वक्त यान ने एक झूठ बोला था ताकि वो बिना किसी को शक हुए ट्रेनिंग सेंटर से भाग सके। उसने अपने गुरु की आंखों में आंखें डालकर झूठ बोला था, जबकि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब सारा सच सामने था। यान का असली काम कैप्टन की बेटी को किडनैप करना था, वही लड़की जिसके साथ वो बचपन में खेला करता था। उसे अपनी यादों को ही हथियार बनाना था और एक मासूम रिश्ते को दांव पर लगाना था। वो बस अब आती ही होगी।
यान खुद भी ये देखने के लिए काफी उत्सुक था कि जब कप्तान को इस धोखे का पता चलेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा। हो सकता है वो गुस्से में सब कुछ तहस-नहस कर दे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो चुपचाप इसे अपनी ड्यूटी मानकर पी जाए और ऐसे बिहेव करे जैसे कुछ हुआ ही न हो। इसमें कोई शक नहीं था कि यान के पास रफ्तार और सही वक्त का फायदा था। वो कप्तान के पहुंचने से पहले ही उस लड़की तक पहुंच सकता था और बात को संभाल सकता था। लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले उसे पक्का यकीन चाहिए था। उसे अपनी आंखों से उसकी पहचान कंफर्म करनी थी, बिना किसी अंदाजे के, ताकि कोई बड़ी गलती न हो जाए। अचानक मोमोन, वो जादूगरनी जिसके माथे पर एक हल्का सा जादुई निशान था, ऐसे चौंक गई जैसे उसके दिमाग में कोई ठंडी लहर दौड़ गई हो। उसके चेहरे पर तनाव आ गया और वो सामने की तरफ टकटकी लगाकर देखने लगी। उसकी नजरों में एक अजीब सी तेजी थी, जैसे उसने हवा में किसी छिपे हुए खतरे या मौके को महसूस कर लिया हो। वहां दो लड़कियां खुले में खड़ी थीं, सड़क की हल्की रोशनी उन पर पड़ रही थी। एक ने आगे झुककर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि वो यान के साथ पीना चाहती है, जबकि दूसरी ने भी बड़ी बेशर्मी से उसे साथ चलने का न्योता दिया, जैसे उन्हें किसी अंजाम की फिक्र ही न हो। उन लड़कियों ने कोई लागलपेट नहीं रखी, उन्होंने सीधे सीधे यान को मजे करने के लिए कहा और उसे हैंडसम कहकर बुलाने लगीं। मोमोन को समझ आ गया कि वे कहाँ आ फंसे हैं। वो यान पर बुरी तरह भड़क गई, एक तो उस जगह की वजह से और दूसरा यान की नासमझी की वजह से। मोमोन ने उसे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे किसी चीज की कीमत लगा रही हो, और उसे ताना मारा कि वो जवान है और जोश से भरा हुआ है। उसने ऐसे कहा जैसे उसे सालों से बदलते देख रही हो कि तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। यान बस पलकें झपकाता रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो कहना क्या चाह रही है। मोमोन ने बड़े दावे के साथ कहा कि वो यान को सिखा सकती है कि किसी भी लड़की को कैसे पटाया जाता है, जैसे ये कोई हाथ की सफाई हो। उसका नुस्खा बड़ा अजीब था। एक भेड़िया और 3 खरगोश पकड़ो, उन्हें किसी लेडी के बैग में ठूंस दो, और फिर उसके हिसाब से इतनी पागलपन भरी बहादुरी देखने के बाद कोई भी यान को मना नहीं कर पाएगा। यान ने माथे पर बल डालते हुए सोचा कि जादूगरनी शायद उसकी तुलना किसी पुराने जमाने के शिकारी से कर रही है, जो हर समस्या का हल ताकत से निकालता है। लेकिन वे यहाँ इस काम के लिए तो नहीं आए थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो मजाक क्यों कर रही है, जबकि रात का माहौल काफी सीरियस लग रहा था। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचा, यान के कदम धीरे और संभल कर पड़ने लगे, जैसे वो अपनी किसी पुरानी याद में वापस जा रहा हो। उसे उम्मीद थी कि वो कोई गलती नहीं कर रहा, कि ये वही जगह है जिसकी उसे तलाश थी। एक साधारण सी जगह, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह, वैसी ही सादगी जिसके पीछे अक्सर गहरे राज छिपे होते हैं। उनकी नजर हॉबिटन टैवर्न लिखे बोर्ड पर टिक गई, और दोनों के मन में एक ही शक उठा। ये जगह जरूरत से ज्यादा मामूली लग रही थी, एकदम साफ सुथरी और आम सी, जैसे इसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया हो ताकि लोग इसे देखकर तुरंत भूल जाएं। जब यान को पता चला कि यहाँ ड्रिंक्स नहीं मिलती, तो उसका शक और भी गहरा हो गया। अगर शराब नहीं, तो फिर यहाँ क्या बिकता है? आखिर कोई जगह खुद को टैवर्न कैसे कह सकती है, जब वहाँ वही चीज न मिले जिसके लिए वो जानी जाती है? अंदर बारटेंडर ने अपनी मैगजीन से नजरें तक नहीं उठाईं। उसने बड़ी रूखी आवाज में कहा कि वे यहाँ कुछ नहीं बेचते, जैसे वो इस सवाल से ही ऊब चुका हो और ग्राहक उसे बोझ लग रहे हों। फिर उसने बड़े बेरुखे अंदाज में कहा कि अगर उन्हें खाना चाहिए तो किसी और टैवर्न में जाएं और उससे बात न करें। उसकी बदतमीजी सोची समझी थी, जैसे कोई ताला गलत चाबी को मना कर रहा हो। उसने साफ कर दिया कि उसे ज्यादा पूछताछ पसंद नहीं आएगी।
बारटेंडर ने शायद गौर नहीं किया कि यान के पीछे खड़ी मोमोन का पारा चढ़ रहा था। उसे उस आदमी की बदतमीजी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो खुद को मामूली कचरा समझे जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। काउंटर पर रंग-बिरंगी बोतलें सजी हुई थीं, जो रोशनी में चमक रही थीं, लेकिन वहां कोई खातिरदारी वाला माहौल नहीं था। मोमोन यान को वहां से चलने के लिए उकसाने लगी। वो जिद कर रही थी कि यहाँ देखने जैसा कुछ नहीं है और उन्हें जाकर खरगोश पकड़ने चाहिए। वो अब भी अपने उसी अजीब नुस्खे पर अटकी हुई थी। यान ने धीरे धीरे पूरे टैवर्न का मुआयना किया, कोनों और आवाजों को गौर से सुना और फिर मोमोन से कहा कि वो खरगोशों की बात बंद करे। उसकी आवाज तो शांत थी, पर उसमें एक चेतावनी छिपी थी। उसकी बकवास उस राज को बिगाड़ सकती थी जिसे वो सुलझाने की कोशिश कर रहा था। यान को लगा कि ऊपर से तो सब कुछ ठीक है, शायद जरूरत से ज्यादा ठीक। वहां साफ तौर पर कोई खतरा नहीं दिख रहा था, लेकिन वहां सन्नाटा बहुत कुछ कह रहा था। वो ऐसी जगह थी जहां शब्दों से ज्यादा खामोशी का मतलब होता था। वो बारटेंडर की तरफ मुड़ा और बड़े शांत और सटीक अंदाज में ऑर्डर दिया, 2 गिलास व्हिस्की के साथ वाइन और ऊपर से एक ऑलिव। ये ऑर्डर उस जगह के लिए बिल्कुल बेतुका था जहां कुछ नहीं बिकता था, लेकिन जैसे ही यान ने ये कहा, बारटेंडर का अंदाज बदल गया। उसकी आंखों में अब एक तेजी और इज्जत थी। उसने अदब से झुककर फौरन माफी मांगी और यान का हॉबिटन के कोड वाले अंदाज में स्वागत किया। उसने यान को एक खास वीआईपी ग्राहक बताया। वो पल भर में बदल गया, बदतमीजी की जगह तहजीब आ गई। इससे साफ हो गया कि पहले की बदतमीजी बस बाहरी लोगों को परखने के लिए थी। फिर बारटेंडर 2 कंटेनरों की तरफ मुड़ा और एक हैंडल को घुमाने लगा, जैसे वो व्हिस्की निकालने वाला हो। उसके हाथ बिल्कुल सधे हुए थे, जैसे वो कोई ड्रिंक नहीं बल्कि कोई मशीन चला रहा हो। हवा में एक तनाव सा महसूस हुआ, जैसे कोई छिपा हुआ दरवाजा खुलने वाला हो। बार के पीछे अलमारियां तरह तरह की बोतलों और जारों से भरी हुई थीं, जिनमें जड़ी बूटियां, पाउडर, तेल और अजीब रंगों के लिक्विड थे। देखने में तो ये सब मामूली सामान लग रहा था, लेकिन उनका सजावट का तरीका बता रहा था कि हर चीज का कोई दूसरा मकसद भी है। अगले ही पल बोतलों वाली एक अलमारी धीरे से खिसक गई और उसके पीछे एक गहरा अंधेरा दिखाई दिया। वो अंधेरा किसी खुले मुंह की तरह लग रहा था और वो टैवर्न अचानक वही बन गया जो वो असल में था, एक गुप्त रास्ता। हाथ के इशारे से बारटेंडर ने उन्हें उस गुप्त जगह के अंदर आने के लिए कहा, जहां मशालों की नारंगी रोशनी पत्थर की दीवारों पर पड़ रही थी। अब उसकी आवाज किसी गाइड जैसी थी, जैसे यान अब सिर्फ एक ग्राहक नहीं बल्कि एक मेहमान था जिसका इंतजार हो रहा था। स्पेशल स्क्वाड का नाइट यान और उसके साथ उड़ती हुई मोमोन एक संकरी सीढ़ी से नीचे उतरने लगे। हर कदम के साथ हवा ठंडी और खुश्क होती जा रही थी और ऊपर के टैवर्न का शोर गायब हो गया। अब बस उनके कदमों की गूंज सुनाई दे रही थी। मोमोन को वो जगह देखते ही नापसंद आ गई। उसे वहां कुछ अजीब लग रहा था जिसे वो समझा नहीं पा रही थी। वो फिर से शिकायत करने लगी, लेकिन यान ने उसे सख्ती से चुप करा दिया। उसने साफ किया कि ये कोई खेल नहीं है, कम से कम यहाँ तो बिल्कुल नहीं। जादूगरनी को जल्दी ही समझ आ गया कि वे किसी क्लब या टैवर्न में नहीं हैं। वहां न कोई खाना परोस रहा था, न ड्रिंक्स। मशालों की रोशनी में दीवारें ऊपर की बिल्डिंग से भी ज्यादा पुरानी लग रही थीं। उसकी दिलचस्पी बढ़ गई, क्योंकि ऐसी जगहें सिर्फ एक ही काम के लिए होती हैं, वो सौदे जो दिन की रोशनी में नहीं किए जा सकते। पता चला कि यहाँ सब कुछ जानकारियों का खेल है। ये राज की बातों का बाजार था, जहां वे लोग आते थे जिन्हें सच जानने के लिए कुछ भी चुकाना मंजूर हो। यहाँ शराब नहीं, बल्कि सच, अफवाहें और लोगों की कमजोरियां बिकती थीं।
वे एक मामूली टैवर्न का मुखौटा पहनकर रहते थे, लेकिन असल में वे शहर की अंधेरी गलियों की खबरों का व्यापार करते थे, जहां चाकू और फुसफुसाहटों का राज चलता था। और अब वे शहर के बाहर की खबरें भी जुटाने लगे थे। जल्द ही उनका जाल पूरे महाद्वीप में फैलने वाला था। जो लोग जानते थे, वे इस संगठन को बेगर्स देन के नाम से बुलाते थे, एक ऐसी जगह जहां मजबूर लोग जवाब ढूंढते थे और ताकतवर लोग खामोशी खरीदते थे। थोड़ी देर बाद वे एक आधे खुले दरवाजे के पास रुके जहां से गलियारे में रोशनी आ रही थी। एक आदमी दरवाजे पर दिखा और उसने बड़ी तहजीब से उन्हें अंदर बुलाया, जैसे वो खास तौर पर यान का ही इंतजार कर रहा हो। कमरे के अंदर किताबों की एक अलमारी थी और सामने एक कुर्सी मेज करीने से सजे हुए थे। वहां कोई बैठा नहीं था, पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई छिपकर देख रहा हो। फिर एक बड़ी खुशमिजाज और जानी पहचानी सी आवाज आई, जिसने यान के आने पर ऐसे खुशी जाहिर की जैसे उसका आना कोई मनोरंजन हो। यान की नजरें उस काली परछाई पर टिक गईं जो उससे मिलकर काफी खुश लग रही थी। उस साये की खुशी कुछ ज्यादा ही अपनी सी थी, जैसे वो यान को उसके आने से बहुत पहले से ही जानता हो। फिर वो परछाई साफ हुई और स्पेशल स्क्वाड के नाइट के सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी, इतनी सुंदर कि वो किसी हथियार जैसी लग रही थी। उसका अंदाज बहुत ही सहज था और उसकी आंखें निडर होकर यान को परख रही थीं। वो बेला के बेगर्स देन की लीडर थी, लेकिन यान को देखकर उसके मन में कुछ उलझन हुई। उसे लगा जैसे वो इस लड़के से पहले कभी नहीं मिली, भले ही उनके बीच एक अजीब सी जान पहचान वाली बात महसूस हो रही थी। जब बेला ने पूछा कि यान यहाँ क्यों आया है, तो बेओल्फ डची के रक्षक ने सीधा जवाब दिया, वो किसी को ढूंढ रहा है। वो बिल्कुल शांत था, एक फौजी की तरह, ताकि कोई उसकी घबराहट को न पढ़ सके। यान को उस औरत के बारे में सिर्फ उसका नाम पता था, न चेहरा, न ठिकाना, न कोई पुरानी बात। उसने पूछा कि क्या बेगर्स देन इतनी कम जानकारी के साथ उसकी मदद कर सकता है। बेला को अपनी ताकत पर पूरा यकीन था। उसने मुस्कुराते हुए उससे लड़की का नाम बताने को कहा। थोड़ी देर खामोशी रही। यान सोच रहा था कि राजों की इस दुनिया में नाम बताना कितना सही होगा। फिर उसने संगठन की लीडर को नाम बता ही दिया। उसकी आवाज स्थिर थी, पर नजरें चौकन्नी थीं। जैसे ही उसने बेला कहा, बेगर्स देन की लीडर बिल्कुल जमसी गई। पल भर के लिए उसे समझ नहीं आया कि वो इस अजनबी को क्या जवाब दे जो उसके ही इलाके में आकर उसी का नाम ले रहा था। बेला ने उससे पूछा कि उसे उसका नाम कैसे पता और वो असल में कौन है। यान को यकीन नहीं हुआ कि उसने अपनी हैरानी इतनी आसानी से जाहिर कर दी। उसे अपनी भावनाओं को छिपाना नहीं आता था और उसकी इसी कमजोरी ने माहौल को और भी खतरनाक बना दिया। यान ने बड़े विश्वास के साथ कहा कि शायद बहुत से लोग उस लड़की का नाम जानना चाहते होंगे, और उसने मजाक में पूछा कि क्या वो पहला इंसान है जिसने सही अंदाजा लगाया है। वो बस उसे परख रहा था कि ये महज एक इत्तेफाक है या कुछ और। उसे अपना एक खास ग्राहक बताते हुए बेला ने खुद को संभाला और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ गई। उसने उसे एक उत्सुक लड़का कहा, जैसे जिज्ञासा कोई अच्छी बात हो। फिर एकदम सीरियस होकर बेगर्स देन की लीडर ने पूछा कि क्या यान को इस दुनिया का सबसे पुराना सबक पता है कि जिज्ञासा जानलेवा हो सकती है। उसकी आवाज तो धीमी थी, पर चेतावनी साफ थी। यान ने फिर से मेज पर अपना हाथ रखा, जैसे वो बात को अपने हिसाब से मोड़ना चाहता हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी को ही अपनी ताकत बनाया, एक ऐसा इशारा कि वो डरने वाला नहीं है। उसी पल छत के एक छोटे से छेद से 3 चमकती रोशनी दिखाई दी। वे टूटते हुए तारों की तरह लग रही थीं,
एक पल के लिए बहुत सुंदर, जब तक कि उनका असली मकसद समझ नहीं आया। अचानक तेज तीरों की बारिश होने लगी, जो मौत बनकर बरस रहे थे। हवा उनके चीरने की आवाज से गूंज उठी और वो कमरा एक जानलेवा जाल बन गया। एक के बाद एक तीर ऐसे गिरे जैसे वे यान को जमीन में गाड़ देना चाहते हों। बेला के बारे में जवाब मांगने की ये सजा थी। ये सब कुछ पहले से ही तय लग रहा था, जिसमें बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। बेला को बड़ी खुशी हुई कि उस छोकरे का आखिरकार अंत हो गया। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी, जैसे उसे लग रहा हो कि उसने फिर से सब कुछ अपने काबू में कर लिया है। अपनी जीत मान चुकी बेला अचानक चुप हो गई, उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। वो यान को बड़ी हैरानी से देखने लगी, क्योंकि जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। यान गिर नहीं रहा था। तीर उसके पास जमीन पर बिखरे पड़े थे और यान बिल्कुल अडिग खड़ा था। उसके मन में ये जान पहचान का खेल अब खत्म हो चुका था। बेला चाहे जो भी खेल रही हो, उसके लिए ये सब अब बस हो चुका था। किसी खतरनाक योद्धा की तरह ठंडी आवाज में यान ने बेला से कहा कि वो सीधे मुद्दे की बात पर आए। उसकी आवाज में कोई नरमी नहीं थी, बस एक दबाव था, एक ऐसी चेतावनी कि अगर उसने फिर कोई चाल चली तो नतीजा बहुत बुरा होगा।